सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग जो है विजन आईएएस की जो है PT 365 का जो है पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग ये अप्रैल 2024 से लेकर अक्टूबर जो है 2024 का जो है ये करेंगे PT 365। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने अगर लास्ट ये 24 और 23 की तो आपने पिछले साल की होगी, नहीं भी की है तो बताना मुझे। 23 और 24 की अगर आपने PT 365 कर ली, इससे ज़्यादा जो है करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है डिफरेंट सोर्सेज से जो है टन्स ऑफ करंट अफेयर्स, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वन जिससे जो है आपकी जो है GSP रिवाइज हो जाएगी और साथ साथ में आप प्रीलिम्स का जो है करंट अफेयर से आप अपडेटेड भी हो जाओगे। तो उसके लिए बस यही ज़रूरत है। मैं 1 बाय 1 करके सारे PT 365 का एक नहीं तो दो या दो तीन लेक्चर्स में जो है हर एक जो है टॉपिक को जो है पॉलिटी जो है, सोशल साइंसेज है, सोशल इश्यूज़ है, इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें मैं वैसे कंप्लीट करूँगा। ठीक है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से जो ऐड होगा, तो इस तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे। हम लोग ये विजन PT 365 जो है पॉलिटी की शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अप्रैल 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, अब इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो है इलेक्शन का। इलेक्शन में आता है साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस मतलब स्टेट का जो है और लोकसभा का जो इलेक्शन है पार्लियामेंट का, वो साथ में एक साथ होने का। अब क्या था न्यूज़ में था रिसेंटली क्या हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक मुल्क एक इलेक्शन का जो बिल है, बिल याद रखना, बिल वो होता है जो पास होने से पहले होता है, पास होने के बाद ये बन जाता है एक्ट। समझे? बिल इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्शन का, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का, कि एक साथ होने चाहिए, जिसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन का 129th जो है अमेंडमेंट बिल 2024। ये इंट्रोड्यूस की कहाँ पे हुआ है? लोकसभा में हुआ। और ये किसके द्वारा ये रिव्यू किया जाएगा? जॉइंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा रिव्यू किया जाएगा। ये चीज़ है न्यूज़ में। अब हम देखते हैं कि कुछ की प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 129th जो अमेंडमेंट बिल है 2024 में का जो इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें क्या है? इंसर्ट, इस बिल में एक नया आर्टिकल जो है आर्टिकल 82A जो है वो इंसर्ट किया गया। इसमें क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शन, एक साथ इलेक्शन कमीशन जो है, जो इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम बॉडी है, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है इंडिया में, लोकसभा के, प्रेसिडेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, है ना। उसने कहा कि स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें ये आर्टिकल कहता है कि वो लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो स्टेट गवर्नमेंट्स की है, स्टेट असेंबली होती है, उन दोनों के जो है एक साथ इलेक्शन करवाएगी। और एक और है टर्म जो है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की, जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है उनकी टर्म जो है लोकसभा के फुल टर्म के साथ खत्म होगी। ठीक है, इस बिल में है एक और चीज, वो है अमेंडमेंट किया गया है आर्टिकल 83 को। इसमें डिफाइन किया गया है अनएक्सपायर टर्म, मिड टर्म और जनरल इलेक्शन, ये तीन चीजों को। ये कहता है कि व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर द टर्म ऑफ 5 ईयर एज स्टेटेड, कि जब लोकसभा जो है, कभी कभी लोकसभा में जो है रेजिग्नेशन से सरकारें गिर जाती हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मल्टीपल रीजंस की वजह से जो है लोकसभा 5 साल से पहले ही प्री मैच्योरली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यह लिखा है कि अगर ये कहता है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है 5 साल से पहले, जो पीरियड है, जो वक्त है बिटवीन, जो डेट, जिस डेट पे वो डिसोल्यूशन हुई है और एक्सपायरी जो है फुल टर्म की, शैल बी अनएक्सपायर्ड टर्म, उसको अनएक्सपायर्ड टर्म कहा जाएगा, ये बीच का। दूसरी चीज है परसुएंट टू डिसोल्यूशन, अगर मिड टर्म इलेक्शन जो है ना शैल टेक प्लेस और नई लोकसभा कंटिन्यू रहेगी सिर्फ अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए। मतलब कोई लोकसभा 2 साल के अंदर डिसॉल्व हो गई है, बचे कितने? 3 साल। अब जो है मिड टर्म जो इलेक्शन होगा, वो लोकसभा जो है कंस्टिट्यूट होगी ओनली फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म। ये जो 3 साल हैं सिर्फ उनके लिए ही कंस्टिट्यूट होगी, अगर कोई हो भी जाती है लोकसभा डिसॉल्व। अमेंडमेंट होता है 83 का तो हो गया, 172 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट प्रपोज किया जाता है, जो डिफाइन करता है कि अनएक्सपायर्ड टर्म क्या है, फुल टर्म क्या है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की।
आर्टिकल 327 में अमेंडमेंट की बात है कि पावर क्या है पार्लियामेंट के, पावर ऑफ पार्लियामेंट के वो प्रोविजन बना सकती है इलेक्शन जो है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के किस तरह से होंगे। तो एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, कौन सा, 82A, ठीक है। अमेंडमेंट की बात की गई आर्टिकल 83 की, फिर अमेंडमेंट की बात की आर्टिकल 172 और 327 की। ये चार चीज़ें जो है कुछ की प्रोविजंस हैं जो 129 अमेंडमेंट एक्ट, जो अमेंडमेंट बिल है 2024, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करता है। अब हम थोड़ा समझते हैं कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है, कि एक साथ इलेक्शन का आखिर क्या है। एक मुल्क है, उसमें एक इलेक्शन होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। पॉपुलरली इसे साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहते हैं। मतलब के जो जनरल इलेक्शन होते हैं, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के लिए जो इलेक्शन होता है, और बाकी जितने भी लेजिस्लेचर हैं, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, उन सब के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन दोनों एक साथ होंगे। इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन कहते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये मतलब नहीं, डज नॉट मीन दैट वोटिंग अक्रॉस द कंट्री, कि पूरे मुल्क में जो है कंट्री में एक ही दिन पे वोट होगी। वो तो फेज वाइज मैनर होगी जिस तरह से होती रही है। इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन जो लोकसभा और विधानसभा का जो है वो 1951-52 में भी हुआ था, 57 में हुआ था, 62 में हुआ था और 67 में। 67 तक इंडिया में जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए हैं। तो कितनी बार जो है एक साथ इलेक्शन हुए हैं? 1951 में एक बार, 1957 में दूसरी बार, 1962 में और 1967 में। तो टोटल 4 बार जो है इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए हैं। ये साइकिल जो है ये डिसरप्ट क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारी जो है, क्योंकि जब डिसरप्शन होती है, क्योंकि प्री मैच्योर बहुत सारी स्टेट असेंबलीज जो है 68-69 में जो प्री मैच्योरली जो है डिसॉल्व हो जाती हैं, और लोकसभा भी 1970 में जो है 3 साल में डिसॉल्व हो जाती है। इसकी वजह से अब इलेक्शन जो है आगे पीछे होने लग गए थे। और एक और बात है कि 1967 तक जो है सिंगल पार्टी रूलिंग थी मेजोरिटी में हर जगह पे। तो जैसे ही रूलिंग पार्टी सेंटर में चेंज हुई, स्टेट में अलग अलग पार्टीज आई, तो उनके बीच में वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप भी चेंज हो गई। बहुत सारी जगहों पे गवर्नर राज, प्रेसिडेंट रूल लगता गया। तो उस तरीके से जो है वो पूरा जो है एक मिसमैच हो गया था। ठीक है, अब जो बॉडीज़ जिन्होंने रिकमेंड किया है कि एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, वो कौन सी बॉडीज़ है? 170वीं जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, जो इंडिया में 1999 में आई थी, उसने भी ये कहा था कि इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी 2015 की, उसने भी ये बात कही। नेशनल कमीशन जो रिव्यू कर रही थी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में, उसने भी जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की। और वर्किंग पेपर जो नीति आयोग का 2017 का, उसने भी। तो लॉ कमीशन ने एक बार कहा, नेशनल कमीशन जो वर्किंग जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा है, वो कमीशन जो सेटअप की थी 2002 में, उसने बात की। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2015 की, और नीति आयोग ने 2017 में कहा। तो ये सारा था साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे तो हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है स्टेट की इलेक्शन कमीशन। ये क्यों न्यूज़ में है? अभी रिसेंटली क्या होता है, रिसेंटली जो है न्यूज़ आती है कैग इन इट्स जो है कर्नाटका की रिपोर्ट में, कैग पता है ना, तो वो ऑब्जर्व करता है कि जो डिसएम्पावरमेंट है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, वो डिले कर रही है लोकल, कहीं ना कहीं लोकल की जो है लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऑटोनोमस आज़ाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो जिसकी जिम्मेवारी है कि वो इलेक्शन कराएगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत राज की, जिसमें इंक्लूड करता है म्यूनसिपैलिटीज़ जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ की। ये क्यों, ये कब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई? 73rd और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, उसने प्रोवाइड किया कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होने चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, SEC। और ये किस कमेटी के द्वारा जो है वो रिकमेंड किया गया था? गडगिल कमेटी, याद रखना, गडगिल कमेटी के द्वारा, गडगिल कमेटी, ठीक, गडगिल कमेटी के द्वारा ये कहा गया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन हुई। फिर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 92 में, फिर इनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है बनाई जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, आर्टिकल जो है 243 के क्लॉज 1 और 243 जो है ZA
कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल जो है, तैयारी करना, प्रिपरेशन जो है इलेक्टोरल रोल की, और किस तरीके से और कंडक्ट किए जाएंगे इलेक्शन पंचायत राज और म्यूनसिपलिटी के रिस्पेक्टिव जो है स्टेट्स के पास ये सारी पावर्स है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास। फिर आर्टिकल 243 के जो है क्लॉज 2 कहता है कि जो कंडीशन ऑफ सर्विस और जो टेन्यूर है ऑफिस का इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो गवर्नर के, याद रखना, गवर्नर के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। सर्विस टेन्यूर, इलेक्शन नहीं, देखो इलेक्ट जो है या अपॉइंट जो है वो गवर्नर के द्वारा नहीं होगा, लेकिन जो सर्विस टेन्यूर जो ऑफिस का है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वो रिमूव किया जा सकता है। ही शैल नॉट बी रिमूव्ड, अपने ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट उस मैनर में जिससे, जैसे एक रिमूवल एक जज का होता है स्टेट हाई कोर्ट का, और ये रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फंक्शन देखते हैं, फंक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के। डिलिमिटेशन जो है, डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकल इलेक्शन और इंश्योर करने के लिए फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, डिलिमिटेशन कमीशन होती है ना, उसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओवरसी करना, कैसे तैयारी हो रही है, इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करना है, लोकल इलेक्शन बॉडीज में रिवीजन करना है। बहुत सारे लोग जो है मर चुके हैं, डेथ है, उनको बाहर निकालना है, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं हैं, वो उनको बाहर निकालना है, बहुत सारे लोग जो है वो जो है एलिजिबल नहीं है, उनको बाहर निकालना है, जो अभी 18 ईयर्स के हुए हैं, जो एलिजिबल हो चुके हैं, उनको इनरोल करना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन की है। रिजर्वेशन जो सीट की है SC ST OBC के लिए लोकल इलेक्शन बॉडीज़ में, ठीक है, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में। अथॉरिटी ये डिसाइड करने के लिए, कोई भी अगर लोकल इलेक्शन बॉडीज़ में जो है डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई है, बहस है, उसको हल करना। इंक्लूड इसमें मैटर कोई अगर किसी को डिसक्वालीफाई भी करना है कैंडिडेट को इलेक्शन में ना खड़ा होने के लिए, वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। प्रोवाइड एडवाइस, गवर्नर को एडवाइस भी देता है कोई भी मैटर पे जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हो रहा है, उसमें अगर गवर्नर को कोई एडवाइस चाहिए तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देती है। तो ये थी स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है डिलिमिटेशन कमीशन। न्यूज़ में क्या था? न्यूज़ में था सुप्रीम कोर्ट ने जो है किशोर चंद्र जो है, जो छंगल लाल है, राठौड़ केस है, छंगल लाल राठौड़ केस 2024 में हेल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हेल्ड दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैव द पावर, उसके पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकती है डिलिमिटेशन कमीशन को अगर उनका ऑर्डर जो है मैनिफेस्टली आर्बिट्री है, ठीक है। कौन? सुप्रीम, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो उसके पास पावर है अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन। देखो डिलिमिटेशन जो है वो प्रोसेस है ऑफ फिक्सिंग कि कितनी सीट हैं और बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट फॉर लोकसभा। और देखो लोकसभा का जब इलेक्शन होता है और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है, उनके एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड की जाती हैं, वो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिलिमिटेशन की वो असाइन की जाती है एक हायर पावर बॉडी को, जिसको कहा जाता है डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन। ये डिसाइड करती है कि इस स्टेट के अंदर कितनी लोकसभा सीटें होंगी, कितनी स्टेट असेंबली की सीटें होंगी और किन डिस्ट्रिक्ट्स को कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड एरिया। अंडर जो आर्टिकल 82 है, 82 है, जो डिलिमिटेशन जो की जाती है वो ऐसी अथॉरिटी के द्वारा और इस मैनर में की जाती है जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए, जिस तरह से पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा वैसे होगा। इंडिया में ऐसी डिलिमिटेशन कमीशंस 4 बार एस्टेब्लिश की गई है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 टाइम एस्टेब्लिश की गई है, 1952 में, फिर उस 10 साल बाद 1963 में, फिर 10 साल बाद 1973 में। देखो ना, जब क्या हो जाता है, जब जो है सर्वेज हो जाता है ना कि पॉपुलेशन सर्वे जो होता है हर 10 साल में, उसके बाद अब फिर हुई 2002 में, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एस्टेब्लिश्ड है। अब डिलिमिटेशन का डिसीजन जो है उसको कंसिडर किया जाता है फाइनल और वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो एंड अनचैलेंजेबल इन एनी कोर्ट। याद रखना, जो कॉपी है उसके ऑर्डर की वो जो है लोकसभा के सामने पेश की जाती है और स्टेट असेंबली जहां पे डिलिमिटेशन हुई है जिस स्टेट की,
लेकिन कोई मॉडिफिकेशन जो है उसमें उसकी इजाज़त नहीं है। कंपोजिशन देखते हैं क्या डिलिमिटेशन, देखो पर्सन, एक पहला देखो यहाँ ए पर्सन हु इज और हैव बीन, या जज रहा हो या है किसी सुप्रीम कोर्ट का चेयरपर्सन। इस डिलिमिटेशन कमीशन का चेयरपर्सन कौन होगा? कोई पर्सन जो जज हु इज और हैव बीन या जज रहा हो सुप्रीम कोर्ट का, वो इस डिलिमिटेशन कमीशन का जो है चेयरमैन होगा। चीफ इलेक्शनल कमिश्नर और एक इलेक्शनर कमिश्नर जो है, एक चीफ इलेक्शनर कमीशन, ठीक है, सीसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक इलेक्शन कमीशन, या फिर उस चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है एक इलेक्शन कमिश्नर जो उसने नॉमिनेट किया हो, ठीक है। तो एक यहां से दो, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ कंसर्न, जिस स्टेट का डिलिमिटेशन हो रहा है, समझ लो हरियाणा का डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई गई है कि हरियाणा को डिवाइड करो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो वहां का जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट जज, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई बंदा, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उस स्टेट का, 3 लोग। ये है कंपोजिशन, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन है। नेक्स्ट चलते हैं ईवीएम वीवीपैट। अब न्यूज़ में क्या था, जो एसोसिएशन है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की वर्सेस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अदर्स 2024 केस था ये, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी रिक्वेस्ट कि कोई फुल जो है क्रॉस वेरिफिकेशन जो है ईवीएम डाटा का जो विद जो है वीवीपैट जो है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड। अब ईवीएम वीवीपैट क्या, एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर जो है बेस, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो डिज़ाइन किया गया था इलेक्शन प्रोसेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। देखो ऐसे एक होता है, उसमें से एक ऐसे निशान यहाँ पे आता है, यहाँ से पर्ची निकलती है, ये सारी चीज़ होती है वीवीपैट। ये मैन्युफैक्चर और सप्लाई किया गया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। किसके द्वारा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर है। ये दोनों जो है गवर्नमेंट कंपनी से, पब्लिक सेक्टर। गोवा जो थी वो पहली स्टेट थी जिसने वीवीपैट का यूज़ किया अपनी सारी ईवीएम मशीन्स के साथ। कब? 2017 के लेजिस्लेचर असेंबली में। तो 2017 में गोवा पहली स्टेट बना। वीवीपैट जो है एक फुल्ली जो है डिप्लॉय किया गया 2019 के जो है लोकसभा के जो है जनरल इलेक्शन में, ठीक है। जब 2019 में जो है लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, तब जो है ये फुल्ली यूज़ किया गया वीवीपैट। अब जर्नी देखते हैं वीवीपैट्स की। देखो ईवीएम जो है पहली बार जो है यूज़ हुआ 1982 में, किस असेंबली में यूज्ड इन ए असेंबली बाई इलेक्शन जो केरला में हुई ईवीएम का पहली बार 1982 में। फुल जो है लार्ज स्केल पे यूज़ कब हुआ था? गोवा में 2017 में, वो वीवीपैट का था। मैं ईवीएम की बात कर रहा हूँ। अब 1989 में आरपीए जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 है वो अमेंड किया गया और परमिट किया गया कि ईवीएम का यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इलेक्शन प्रोसेस में। 2004 में ईवीएम को अडॉप्ट किया गया जनरल इलेक्शन के लिए और हैव बीन यूज्ड इन ऑल इलेक्शन। उसके बाद जो है यूज़ होने लगा 2004 में। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ये मैंडेट करता है कि वीवीपैट जो है उसको यूज़ होगा, जो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसमें ये कहा गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट रूल करता है, जो एन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, कि 5 ईवीएम पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और असेंबली सेगमेंट्स पर्टिकुलरली इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिक्वायर वीवीपैट वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसमें इमेज आती है वीवीपैट मशीन में, क्लिक करने के बाद एक पर्ची निकलती है कि हाँ आपने उसी को वोट किया। तो ये वीवीपैट इस तरीके से जो है इवॉल्व हो। अब पूरी ईवीएम मशीन के तीन यूनिट होते हैं। एक होती है बैलेट यूनिट, जो फंक्शन एक कीबोर्ड की तरह करती है, जिसमें 16 बटन्स होते हैं। ऐसे बटन्स होते हैं, निशान लगा होता है आगे पार्टी का, ये ऐसे बटन्स होते हैं। आपने कभी क्लिक किया होगा, बटन क्लिक करो तो वहाँ पे फ़ोटो चढ़ेगा, उस फोटो के सामने क्लिक करोगे आप तो वो सारा निशान दिखेगा कि आपने किस पार्टी को। एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसको मास्टर यूनिट भी कहते हैं। ये किसके हाथ में? पोलिंग या जो प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है जो पोलिंग स्टेशन पे, उसके हाथ में होता है। तीसरी है वीवीपैट। ये वोटर्स को अलाउ करती है कि वो वेरीफाई कर, वो देख सकते हैं कि जिसको आपने वोट डाला है कि उसी को पढ़ा है। तो एक पर्ची भी निकलेगी, सामने निशान भी आएगा। ये पहले बार फुल्ली जो है ट्रांसपेरेंटली जो है हैज़ बीन
इट वाज इंट्रोड्यूस, जो फुल्ली ट्रांसपेरेंट, जो वोटिंग सिस्टम जो है उसको पता वीवीपैट से पहले जो है इतना कंफर्म नहीं था, ताकि कॉन्फिडेंस हो वोटर को, इंश्योर हो, कोई एक्यूरेसी जो वोटिंग सिस्टम की ईवीएम यूज़ कर, जब ईवीएम में हमने क्लिक किया तो हमारे सामने आएगा जिसको हमने वोट किया है, जो हमने बैलेट यूनिट पे क्लिक किया तो वीवीपैट पे दिखेगा कि फलाना जो है उसका तस्वीर आएगी डिजिटल स्क्रीन पे, नीचे से एक पर्ची भी निकलेगी जिसको वोट किया है। ठीक है, अब क्या फ़ायदे हैं ईवीएम वीवीपैट के? देखो ये रन करता है बैटरी पे और इसको रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा है, तो कोई एक्सटर्नल सोर्स इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हैकिंग वैकिंग का खतरा नहीं। निगेट द सिनेरियो ऑफ कोई इनवैलिड वोट ना पड़े। डज नॉट परमिट मोर देन 4 वोट्स पर मिनट, देर बाई डिटरिंग द बूथ जो है कैप्चरिंग। बूथ किसी ने कैप्चर कर लिया, फटाक से वोट डाले जा रहा नहीं, 1 मिनट में 4 वोट से ज़्यादा नहीं डाल सकते। आफ्टर प्रेसिंग क्लोज बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वोट पढ़ने की। ये जो है ये क्लोज बटन जो है कंट्रोल यूनिट, ये होता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, ये बूथ का या पोलिंग ऑफिसर होता है उसके पास होता है। तो जैसे ही तुमने वोट डाल दिया फिर उसके बाद ये क्लोज बटन दबा देगा, इसके बाद और आप जो 2-3 वोट नहीं डाल पाओगे जो पर्दे के अंदर होता है। नॉट पॉसिबल टू प्री प्रोग्राम ईवीएम, ईवीएम को जो है प्री प्रोग्राम भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सारे फायदे। फिर इलेक्शन से रिलेटेड हमने एक और चीज़ देखनी है। हमने ईवीएम देखा, स्टेट इलेक्शन कमीशन देखा, हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन देखे, हमने डीलिमिटेशन कमीशन देखी। तो 4 टॉपिक इलेक्शन रिलेटेड जो है वो क्लियर हो गए। इतने टॉपिक्स जो हैं वो इंडियन पॉलिटी से क्लियर नहीं होंगे। इंडियन पॉलिटी में सिर्फ कंपोजिशन जो दी हो इलेक्शन कमीशन की, किस तरह से इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जा सकता है, कैसे उसको निकाला जा सकता है, बस कहीं उसमें ईवीएम का जिक्र है या डिलिमिटेशन का थोड़ा सा जिक्र है, लेकिन इससे जो हमें रिवाइज भी हो गया और हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी भी मिल गई। नेक्स्ट चलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी। कि न्यूज़ में क्या था, इन रिस्पॉन्स टू जो है जो वोलेशन हुआ एमसीसी का लोकसभा इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो इशू किए हैं बहुत सारे डायरेक्टिव, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो डायरेक्शन दिए और उनके रिप्रेजेंटेटिव को कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो है बड़ी ईमानदारी से एथिकली इस्तेमाल करें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या है, कब इसका है? देखो 1960 में पहली बार ये है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो है केरला की, 1960 में स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ केरला में इसका सबसे पहले जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्या नेचर है, क्या फ़ायदा है? ये गाइडलाइंस देती है, ये गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किए जाते हैं किसको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि किस तरीके से वो पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसके कैंडिडेट जो है वो कंडक्ट अपने आप को जो है अपने तौर तरीके किस तरीके से काम करेंगे, एक फ्री, एक आज़ाद और फेयर और एक सही तरीके से बिना किसी लालच के गड़बड़ के जो है इलेक्शन हो सके। फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए कि आपने इस तरीके से बिहेव करना है, ये चीज़ें आपने करनी है, ये नहीं कर सकते, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये गाइडलाइंस दी जाती हैं। इन गाइडलाइंस के आपने एमसीसी के जो है अंतर्गत चलना है, अगर इससे बाहर रहोगे तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो डिराइव करता है अपनी अथॉरिटी आर्टिकल 324 से, जो इन्हें ताकत देती है सुपरिटेंडेंस की, डायरेक्शन की, कंट्रोल करने की इलेक्शन को, पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साफ तरीके से एमसीसीज के बारे में जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कहीं मेंशन नहीं करता है, स्कोप ऑफ एबिलिटी, लेकिन ये अप्लाई करता है सभी पॉलिटिकल पार्टी को, उनके कैंडिडेट को, पोलिंग एजेंट को, गवर्नमेंट जो पावर में है और गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मना की गई हैं एमसीसी के द्वारा आफ्टर जब से एमसीसी इन्फोर्स हुआ है, कि कोई पॉलिसी या कोई प्रोजेक्ट या कोई स्कीम जो है वो अनाउंस नहीं की जाएगी जो कहीं ना कहीं वोटर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे। जैसे स्पीचेस में लोग करेंगे इलेक्शन के दौरान, हम ये कर देंगे, हम वो पॉलिसीज़ लाएंगे, यो है ये ऐसा चीज़, ये नहीं किए जाएंगे। अवॉइड करना है एडवर्टाइजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर, मतलब जो लोगों का टैक्स मनी है, जो लोगों का पैसा है, उसको नहीं लगाना है एडवर्टाइजमेंट में अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी इलेक्शन कैंपेन में। प्रोहिबिशन ऑफ एनी एडहोक अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट और पब्लिक एडवर्टाइज, कोई भी आर्जी तौर पे जो है पब्लिक जो है सरकारी नौकरियां जो है नहीं
लगानी है। कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं होल्ड करनी है ड्यूरिंग 48 आवर्स बिफोर द आवर फिक्स्ड ऑफ क्लोजिंग पोल। जब इलेक्शन पोल खत्म होगा उससे 48 घंटे पहले तक उन 48 घंटों में जो है कोई मीटिंग शीटिंग नहीं करनी है, बैठ के ये करना है वो करना, प्लानिंग। बैन किया गया है कि गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो रिसोर्सेज है उनको यूज़ करने, जैसे ट्रांसपोर्ट मशीनरी या एट्सेट्रा कैंपेन के लिए, कि गवर्नमेंट जो पावर में है वो CRP लगा दे कि या फिर वो सरकारी गाड़ियाँ वो तेल फूक रही हैं, लोगों का टैक्स मनी अपना कैंपेन कर रही है गवर्नमेंट। नहीं, मिनिस्टर्स और कैंडिडेट जो है वो ग्रांट नहीं सैंक्शन नहीं कर सकते, पैसा सैंक्शन नहीं या पेमेंट नहीं कर सकते, अपनी मर्जी जो अपनी डिस्क्रिशनरी जो फंड होती है जिसमें से वो कभी भी कर सकते, लेकिन ड्यूरिंग जो है इस इलेक्शन पीरियड में वो नहीं कर सकते। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो MCC आने के बाद जो है वो इन्फोर्स होने के बाद जो है वो मना की गई। अब MCC कब लागू हो सकता है? जब इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल अनाउंस होगा और जब तक इलेक्शन का रिजल्ट आता, इस पीरियड में, दिस पीरियड भी अपहेल्ड बाई जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है हरभजन सिंह जलाल और यूनियन ऑफ इंडिया में और एंड अदर्स में 1997 में कहा है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो और जब तक रिजल्ट आता तब तक MCC अनाउंस रहेगा, तब तक इन्फोर्स रहेगा। जो चीज़ें ये मना करेंगे वो नहीं हो सकती। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? अगर वॉयलेट कोई करे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए? सिंस जो है MCC जो है वो कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग कोई एक्ट से तो नहीं है पार्लियामेंट के, तो अगर कोई वॉयलेट कर दे उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता अंडर द कोड, उसको कोर्ट में नहीं घसीटा जा। हाउएवर लेकिन सर्टन जो प्रोविज़न है वो इन्फोर्सेबल है। किसके थ्रू? जैसे BNC जो है, RPA है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 एटसेट्रा है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप गलत फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश करोगे किसी भी कैंडिडेट के जो है कैरेक्टर के बारे में, या वो किस तरह से कंडक्ट करता है या एटसेट्रा, ये एक करप्ट प्रैक्टिस है। सेक्शन जो है 124 जो है 123 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के, तो यहाँ से हो सकते हैं। तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए वोटर इज एन इलेक्टोरल ऑफेंस अंडर सेक्शन 172 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। समझे कि किसी वोटर्स को आपने जो है इम्पर्सनेशन, ठीक है तो ये सारी चीज़ थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा का इलेक्शन। क्या न्यूज़ में था? रिसेंटली जो है 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, ठीक है, सबको पता है। अब सिस्टम क्या है इलेक्शन का? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर टू द लोकसभा। अंडर दिस एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट एक जोग्राफिकल एरिया नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पूरी कंट्री को जो है ना डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन एंड एरिया। हर एक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है यहां से सिर्फ एक बंदा इलेक्ट होगा। यहां पे खड़े बहुत हो सकते हैं इलेक्शन में, 50, 100, 1000 जितने मर्जी खड़े हो, लेकिन इलेक्शन में सिर्फ एक ही होगा जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसीलिए जो है ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड है, इसीलिए इसे कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसी को कहा जाता है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। एक और बात, इस सिस्टम में एक कैंडिडेट जो सिक्योर करेगा मेजोरिटी के वोट उसको डिक्लेयर किया जाएगा इलेक्टेड। मेजोरिटी वोट का मतलब समझोगे? मेजोरिटी वोट का मतलब कि फॉर एग्जांपल एक ने 20% वोट लिए, एक ने 30% लिए, एक ने 35% लिए, एक ने 15% लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वोट किसके पास है? 35% वाले के पास। ये इलेक्ट हो जाएगा। तो 30, 20, 50, 10, चाहे 65% वोट जो है बाकी पार्टियों को मिले, लेकिन नहीं, ये 35 वाला जिसके पास इन सब कैंडिडेट में से मेजोरिटी वोट है वो इलेक्ट हो जाएगा। ड्यूरेशन क्या है? कितनी लोकसभा जो है नॉर्मली 5 साल तक चलती है, जिस डेट में वो पहली मीटिंग होती है जनरल इलेक्शन के बाद, फर्स्ट मीटिंग जो लोकसभा की होती है, और 5 साल के बाद जो है आफ्टर विच यू ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो लोकसभा को किसी भी टाइम पे डिसॉल्व कर सकता है 5 साल होने के बाद, ठीक है, 5 साल होने से पहले ही। एंड दिस कैनॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समझे?
अब इट कैन बी एक्सटेंडेड, नेशनल इमरजेंसी के पीरियड में जो है पार्लियामेंट के लॉ के तहत ये 1 ईयर एट ए टाइम जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है किसी भी नंबर ऑफ टाइम। होएवर ये एक्सटेंशन जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। जब देखो अगर इमरजेंसी के टाइम पे जो है 1 साल के लिए जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया, फिर दोबारा 6वां साल चल रहा है, 5 साल पूरे हो चुके थे लेकिन इमरजेंसी लग गई तो 6 साल, फिर से दोबारा अभी भी इमरजेंसी कंटिन्यू, जब 1 साल पूरा हुआ फिर से 1 साल, नंबर ऑफ टर्म्स तक कर सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है इमरजेंसी ख़त्म हो चुकी है, अब 6 महीने के अंदर अंदर जो है, ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर सकती 6 महीने से ज़्यादा। अगर यहाँ इमरजेंसी जो है 7वां साल चल रहा है और यहाँ इमरजेंसी फाइनली ख़त्म हो जाती है, इमरजेंसी को जो है सीज टू ऑपरेट, तब जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है इस लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा अगर उसका टर्म नहीं पूरा हुआ है। अगर टर्म पूरा हो चुका है तो ठीक है, दोबारा इलेक्शन हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, देखो आर्टिकल जो 324 और 329 जो है, जो पार्ट क्या है, पार्ट 15 में है, वो डील करते हैं इलेक्शन के रिलेटेड, ठीक है। यहाँ आर्टिकल 329 क्लॉज बी क्या कहता है, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वोक किया, ये आर्टिकल 329 बी का यूज़ किया कॉन्स्टिट्यूशन का, बिफोर सुप्रीम कोर्ट कुड लिमिट जुडिशियल इंटरवेंशन इन इलेक्शन प्रोसेस। क्या कहता है आर्टिकल 329 बी कि कोई भी इलेक्शन पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का शैल बी क्वेश्चन, no election to the parliament or state legislature assembly shall be questioned except through an election petition filed, जैसे लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है एक अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर के द्वारा। जब तक पटिशन इलेक्शन की नहीं फाइल होती तब तक जो है क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने NP पुन्नुस्वामी वर्सेस जो रिटर्निंग ऑफिसर है नमाकाल कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड ऑर्ग 1952 में ये स्टेट किया कि वंस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया इलेक्शन प्रोसेस, अब कोर्ट जो है वो इंटरफेयर या इंटरवीन नहीं कर सकती इलेक्शन प्रोसेस। ऑल्सो जो अंडर जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 है सेक्शन 80, वो स्टेट करता है कि वैलिडिटी किसी भी इलेक्शन की वो चैलेंज नहीं की जा सकती या उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता जब तक कि इलेक्शन पटिशन नहीं फाइल होती। कोर्ट के द्वारा ऐसे नहीं चैलेंज की जा सकती, ठीक है। अब इलेक्शन पटिशन जो है वो फाइल्ड की जाती हैं कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट्स में, जिसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। अपील जो है वो लाई करती है विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद पहले पटिशन कहाँ फाइल की जाएगी, जिस स्टेट हाई कोर्ट में जो है, जिस स्टेट में जो है ये डिस्प्यूट है। एक इलेक्शन पटिशन जो है वो कैन नॉट बी फाइल्ड बाय ए कैंडिडेट और ए इलेक्टर रिलेटेड टू इलेक्शन पर्सनली। इलेक्शन जो है वो इलेक्शन पटिशन जो फाइल की जा सकती है किसी भी कैंडिडेट या इलेक्टर के बाद जो इलेक्शन में जो है जिसका रिलेशन जो इलेक्शन से पर्सनली है। इलेक्टर मतलब जो पर्सन जो इंटाइटल है कि वो वोट कर सकता है इलेक्शन में, जिसके इलेक्शन पटिशन जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आर्टिकल 329। नॉमिनेशन कैसे होता है इलेक्शन में, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो रिसेंटली न्यूज़ में आया कि कैंडिडेट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू लोकसभा एज, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर जो थे बाकी अपोजिट कैंडिडेट है वो रिजेक्ट, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो है बाकी जितने भी लोग जो नॉमिनेट जो इलेक्शन कमीशन में जो है वो फाइल कर रहे थे अपना इलेक्शन, वो रिजेक्ट कर दिया गया और सिर्फ जो है अनअपोजिंगली वही जीत गए, क्योंकि अब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक ही बंदे का इलेक्शन पेपर जो है वो सेलेक्ट हुआ है, कोई अपोजिशन में है ही नहीं, तो लोग वोट किसे करेंगे। तो इसको बिना जो है नॉमिनेट जो है वो अनअपोज जो है वो लोकसभा में इलेक्ट हो जाता है। नॉमिनेशन का क्या कारण है, कैसे नॉमिनेशन भरी जाती है इलेक्शन में, वो देखते हैं। सेक्शन जो 33 है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1959, वो कंटेन करती है रिक्वायरमेंट जो है कि एक वैलिड नॉमिनेशन का, किस तरह से कोई ये कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। फॉर फाइलिंग ए नॉमिनेशन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जो है इलेक्शन के में खड़े होने के लिए जो फॉर्म भरते हो, कैंडिडेट एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए, ठीक है। जो कैंडिडेट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का है उसके पास एक प्रपोजर भी होना चाहिए, मतलब एक तो वो खुद है, एक बंदा और होना चाहिए जो कहे कि ये इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, प्रपोजर कि इसको नॉमिनेशन। कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट या किसी अनरिकॉग्नाइज पार्टी से है शुड बी सब्सक्राइब्ड, उसको कम से कम 10 लोग जो है 10 पीपल जो है वो जो है उसकी सपोर्ट उसको करना चाहिए, 10 प्रपोजर होने चाहिए।
और वो जो 10 वो प्रपोजर्स जो होते हैं ये उसी कंस्टिट्यूएंसी से होनी चाहिए, रिस्पेक्टेड जो है रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसी से होनी चाहिए। अब सेक्शन 33 जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 की, ये भी डील करती है नॉमिनेशन जो है इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के साथ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलिड इन्फॉर्मेशन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इलेक्शन कैंडिडेट के पास जो है राइट है प्राइवेसी का, और एज रिगार्ड टू जो मैटर्स जो विच आर नो कंसर्न टू वोटर्स और इररेलेवेंट टू कैंडिडेट इन पब्लिक अफेयर, जिनकी जो है जो मैटर जो है बड़ी इररेलेवेंट है उस कैंडिडेट के लिए, जा जो लोग वोट कर रहे हैं या पब्लिक लाइफ के लिए जो है उनको जो है ज़रूरत नहीं है वो जानने की, तो कैंडिडेट की प्राइवेसी का जो है वो उसके पास राइट है। जैसे सेक्शन 36 ऑफ आरपीए 1951 ये प्रोवाइड करता है स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन और इंपावर करता है रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि वो रिजेक्ट कर सकता है नॉमिनेशन इस ग्राउंड पे कि कोई डिफेक्ट है या सब्सटेंशियल कैरेक्टर, डिफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल कैरेक्टर, तो वो नॉमिनेशन रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास ये पावर होती है। तो इस तरीके से जो है नॉमिनेशन होती है। अब एक और टॉपिक है इलेक्शन में रीपोलिंग। देखो इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करती है रीपोलिंग जो है लोकसभा जनरल इलेक्शन में बहुत सारे वेरियस पोलिंग स्टेशन जो मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में दोबारा से इलेक्शन जो है कंडक्ट किया। प्रोविजन रिलेटेड टू रीपोलिंग वो भी रिप्रेजेंटेटिव जो आरपीए 1951 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है। कौन से सर्कमस्टांसिस में, कौन से हालात में रीपोलिंग ज़रूरत है? ऑन अकाउंट ऑफ कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ गया, कोई वायलेंस हुई है एट्सेट्रा, मतलब कोई सैलाब आ गया, बारिशें हो गई, तूफान आ गया, या फिर कोई वहाँ पे जो है हिंसा हुई है, या कोई डैमेज या डिस्ट्रक्शन हुआ है, वोटिंग मशीन टूट गई है या कुछ ऐसा हुआ है, या काउंटर मेडिंग ऑफ इलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ बूथ कैप्चरिंग हो रही है, कोई ज़बरदस्ती वोट डाल रहा है तब भी रिकॉप हो सकती है, या ऑन अकाउंट ऑफ किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, कोई रिकॉग्नाइज पार्टी की, मतलब कोई नेशनल या स्टेट पार्टी के कोई कैंडिडेट है वो इलेक्शन में खड़ा हुआ और उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तब भी जो है रीपोलिंग हो सकती है। साइलेंस पीरियड जो है वो ऑब्जर्व किया गया स्टेट्स में जहाँ पे लोकसभा इलेक्शन जो हुए। ये क्या है? अब ये जो है अबाउट साइलेंस भी, ये एक बैन है पॉलिटिकल कैंपेनिंग पे वोटिंग से पहले। ये जो है वोटिंग डे से 48 घंटे पहले है ना शुरू होता है और ये एंड होता है जब पोलिंग खत्म हो जाती है, लोग जब वोट दे चुके हैं तब जो है ये होता है। ये 48 आवर्स को जो है साइलेंस पीरियड कहते हैं। ये दो टॉपिक देखे आपने। ये जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में जो है ये प्रोहिबिशन जो रोक टोक है वो क्या है? होएवर ये एक्ट जो है डड नॉट यूज द टर्म, अब एक्ट में जो है साइलेंस पीरियड का जो है यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्या कहता है कि देखो सेक्शन जो है ना सेक्शन 126 वो जो है ये प्रोहिबिट करती है किसी तरह की भी जो इलेक्शन मैटर यूजिंग जो टेलीविजन या कोई और भी चीज़ का किसी तरह से मैसेज जो है इलेक्शन मैटर की चीज़ें या कोई इंटरटेनमेंट म्यूजिक कॉन्सर्ट म्यूजिक ऐसी चीज़ करवाना इस पीरियड में 48 आवर्स का। सेक्शन 126A जो है वो प्रोहिबिट करती है कंडक्ट करना, एग्जिट पोल कंडक्ट करने या डिस्प्ले करने रिजल्ट यूजिंग कोई प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ का इस पीरियड में 48 आवर्स में। सेक्शन 126A सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी जो है ये प्रोहिबिट करता है डिस्प्ले कोई भी ओपिनियन पोल दिखाना तक कहीं तक लोग इस 48 आवर्स में कहीं इन्फ्लुएंस ना हो जाए। ठीक है, तो ये साइलेंस पीरियड की बात है, छोटा सा टॉपिक है, खाली याद रखने की चीज़ है टर्म साइलेंस पीरियड। हालांकि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो है उसमें जो है ये टर्म जो है ये मेंशन नहीं है, बट फिर भी आप याद रखना कहीं पूछ ले साइलेंस पीरियड क्या होता है, क्या ये 1951 के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में है? नहीं, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। वन कैंडिडेट और मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये क्या चीज़ है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये ताकत दी है कि वो रेगुलेट कर सकती है किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। इसीलिए जो कंटेस्टिंग फॉर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो डेल्ट किया जैसा है, जैसे जो है प्राइम मिनिस्टर चाहे वाराणसी से भी लड़ेंगे, कहीं और से भी लड़ेंगे, दो जगह से, या फिर राहुल गांधी जो है वो केरला में भी वायनाड से भी लड़ेंगे और यूपी में किसी स्टेट से भी लड़ेंगे, तो ऐसा होता है। तो प्रोविजन इससे रिलेटेड क्या है? OCMC जो है अंडर रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951, वन कॉन्स्टिट्यूएंसी मल्टीपल जो है वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। देखो सब सेक्शन जो 33 क्लॉज 7 जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल 1951 है ये अलो करता है कैंडिडेट को कि वो 2 सीटों से लड़ सकता है इलेक्शन।
ये इंट्रोड्यूस किया था अमेंडमेंट के दौरान 1996 में, प्रायर टू विच ऐसा कोई बार नहीं था कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी से वो कितना लड़ सकता है। पहले ये भी नहीं था कि दो, अभी सो ये तो 1996 में जो ऐड किया गया कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, उससे पहले तो मल्टीपल से भी लड़ सकता था। तो सेक्शन 70 जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये स्टिपुलेट करता है कि कैंडिडेट जो है वो होल्ड कर सकता है, सिर्फ एक ही सीट पे एक टाइम पे वो रह सकता है, रिगार्डलेस कि ही और शी जो है वो चाहे एक से ज़्यादा सीटों पे जीता हो, लेकिन वो किसी एक सीट में ही जो है वो बाकी सीट, दूसरी सीट पे उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इलेक्शन जो है, अगर कैंडिडेट जो है वो 2 सीटों पे जीतेगा भी तो उसे एक छोड़नी पड़ेगी। एक बाई इलेक्शन जो वो ज़रूरी हो जाता है सीट के लिए एज ही और शी वैकेट्स। होम वोटिंग क्या है? इलेक्शन कमीशन ने पहली बार फैसिलिटी जो है होम वोटिंग की इंट्रोड्यूस की 2024 में। ठीक है, ये स्टेप लिया गया उस लाइन पे कि जो इलेक्शन कमीशन का मोटो था कि कोई भी वोटर पीछे नहीं रहना चाहिए, नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। होम वोटिंग फैसिलिटी, इस देखो अंडर जो होम वोटिंग है कि वोटर फ्रॉम होम टेक प्लेस, इसमें जो है पोस्ट बैलेट जो है इन्वॉल्वमेंट होती है, जहाँ फुल कंटिजेंट जो है पोलिंग स्टाफ जो है और सिक्योरिटी पर्सनल जो है विद सीक्रेसी ऑफ वोटिंग जो है वो सब कुछ मेंटेन किया जाए। बेनिफिशरी क्या है? PWD जो है, जो फिजिकली जो है चैलेंज लोग हैं, 40% के जो जिनमें बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है या सीनियर सिटीज़न है 85 या 85 ईयर से अबोव के, ठीक है, उनके लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि उनको भी जो है पॉलिटिकली जो है इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, बाकी स्टेप जो इलेक्शन कमीशन ने लिया है वो वोटिंग के लोगों को ईज़ ऑफ वोटिंग बाय एबॉलिशिंग फॉर्म M जो फ्रॉम फॉर कश्मीर माइग्रेंट, जो जम्मू एंड कश्मीर और उधमपुर में जो रेजिडेंट्स हैं उनको ये हटा दिया। स्वीप, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इंगेज किया गया PWDs को और बाकी जो सेंसिटाइज करने के लिए उनके दोस्तों, उनकी फैमिलीज, पोलिंग ऑफिसर्स के द्वारा। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो याद रख लिया। इसमें दो चीज़ें और आती हैं। एक आता है फॉर्म 17C। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि द रूल डू नॉट परमिट कि वो शेयर करें जो फॉर्म 70C का डाटा किसी भी एंटिटी के साथ अपार्ट फ्रॉम जो पोलिंग ऑफिसर है, उसके अलावा हम किसी को शेयर करने के जो है वो हमें रूल्स इजाज़त नहीं देते। फॉर्म 17 फिर है क्या चीज़ है? ये तो न्यूज़ में। अब फॉर्म 17 जो है ये एक एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन, जिसके अंडर जो कंडक्ट है इलेक्शन रूल 1961 का, एक एसोसिएशन है विद द डायरेक्शंस जो हैं अंडर इलेक्शन। अब ठीक है, ये जो है ये पहला जो फर्स्ट पार्ट जो वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इसमें पहला पार्ट क्या है? एलिजिबल वोटर जो असाइन है इस बूथ पे जो है कितने वोटर जो है वो वोट दे रहे हैं जो एलिजिबल हैं वोट देने। इलेक्टर ऑफ द रजिस्टर ऑफ द वोटर, इलेक्टर्स इन द रजिस्टर ऑफ द वोटर, कौन कौन से इलेक्टर्स हैं? वोटर जो रजिस्ट्रार है वोटर्स का, वोटर्स जो डिसाइड करते हैं वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे अपना फ्रेंचाइज, जो नोटा, नन ऑफ द अबोव, ऐसी चीज़ें। वोटर जो अलाउड नहीं है वोट करने के लिए, ये सारी डिटेल्स होती है पहले पार्ट में। कितने वोटर्स हैं उस पोलिंग बूथ में, कितने वोटर हैं जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया अपना वोटिंग, कितने वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, कितने वोटर्स हैं जो वोट नहीं दे सकते। सेकंड पार्ट जो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन लाइक कि नेम ऑफ द कैंडिडेट और टोटल वोट उसने कितने रिसीव किए, ये चीज़। ये है फॉर्म 17C, याद रखना, ये न्यूज़ में था। पहला पार्ट वोटर्स के बारे में, दूसरा पार्ट कैंडिडेट ने कितने वोट लिए हैं, उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब दूसरा है बार्लिए सिंगेज। देखो इलेक्शन डिपार्टमेंट जो पौंडीचेरी का है उसने प्रोवाइड किया एक बार्लिए सिंगेज इंग्लिश में और तमिल में इन इलेक्ट्रॉनिक जो है वोट EVM को इन ऑल जो 667 पोलिंग स्टेशन थे इलेक्शन डिपार्टमेंट। अब इट विल इनेबल विजुअली जो इम्पेयर्ड और जो ब्लाइंड वोटर हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली और कॉन्फिडेंशियली जो है छुपाकर इलेक्टोरल प्रोसेस। और अगर इलेक्टर डिसाइड करे कि उसे अलाउ किया जाए कि वो अपने साथी को लेकर आए, तो ये भी जो है फॉर रूल 49N जो इलेक्शन कंडक्ट ऑफ रूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है 1961, वो भी अलाउ करता है। लेकिन जो बार्ली जो सिग्नेज है इन इंग्लिश और तमिल में जो है वो यूज़ किया गया है ताकि जो लोग जो है विजुअली जो देख नहीं सकते, इम्पेयर्ड है या ब्लाइंड वोटर से, उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है,
इंटरनल इमरजेंसी, देखो क्या न्यूज़ में क्या था, दिस ईयर 2014 मार्क करता है 50th ईयर सिंस द इम्पोजिशन, जो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई थी जून 25, 1975 में, उसके आज पूरे 50 साल हो चुके हैं। इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी में सस्पेंशन हो जाती है फंडामेंटल राइट्स की ड्यूरिंग इमरजेंसी वाज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम, ठीक है। ये देखो सस्पेंशन ऑफ जो फंडामेंटल राइट है इमरजेंसी के दौरान, वो कहाँ से लिए थे? वेमार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का, वहाँ से, कि फंडामेंटल राइट विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच में, अंडर जो है पार्ट 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मकसद था ये प्रोविजंस को ऐड करने के लिए? देखो हमारा जो था कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा कंट्री जो है बड़ा यंग था, और वेरियस जो चीज़ें थी, कॉलोनियल पावर सभी यहाँ से निकली थी, और भी वेरियस जो है सेक्टेरियंस इशू थे, कम्युनलिज्म था, अच्छा रीजनलिज्म था। इसलिए ना तो हमारी सॉर्गनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी मुल्क के को, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इनको हिफाजत करने के लिए हमने प्रोविजन जो है नेशनल इमरजेंसी के ऐड किए, जो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में। टाइप्स अगर इमरजेंसी की देखें तो 3 टाइप है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 में आती है। ये 2 सिचुएशंस में आ सकती है। पहली सिचुएशन है वॉर, जंग होगी, या एक्सटर्नल एग्रेशन, याद रखना एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से कोई हमला कर रहा है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे, या फिर आर्म्ड रेबेलियन, मतलब हथियारों के साथ जो है कोई हुई है इंटरनल इमरजेंसी। ये 2 हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी में आता है आर्टिकल 352। दूसरी है आर्टिकल 356 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है फेल हो जाती है स्टेट में। और तीसरी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जब कोई थ्रेट हो फाइनेंशियली, हम अनस्टेबल हो, जैसे 1991 में जो है हम लोग फाइनेंशियली अनस्टेबल हो चुके थे जब बीओपी क्राइसिस हुआ था। प्रोसीजर क्या है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? अप्रूवल, देखो इमरजेंसी को लगाने के लिए वो अप्रूव की जानी चाहिए दोनों हाउसेस, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, 1 महीने के इशू में। जब इशू हुई है तो 1 मंथ के अंदर दोनों हाउस के द्वारा क्या होना चाहिए? अप्रूव होना चाहिए। अगर अप्रूव हो गई है तो इमरजेंसी 6 महीने तक रहेगी। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इनडेफिनेटली, लेकिन पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगेगा, हर 6 महीने में पार्लियामेंट से अप्रूव होगा। ये जो है ये मैकेनिज्म 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में ऐड किया गया। एक रेजोल्यूशन जो डाला जाता है अप्रूव करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी, वो स्पेशल मेजोरिटी किससे पास होना चाहिए? हर हाउस से, मतलब मेजोरिटी टोटल मेंबर की, और एटलीस्ट 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट और वोटिंग। ठीक है, समझे? अब स्पेशल सरकम, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है इमरजेंसी के दौरान, है ना, इमरजेंसी पीरियड में, बिना अप्रूव किए जो है उसकी कंटिन्यूशन मतलब चलनी चाहिए, तो प्रोक्लेमेशन 30 दिन तक सरवाइव करता है। जो फर्स्ट सीटिंग है न्यूली, जब लोकसभा नई जो लोकसभा जो है चुन के आती है, उसके 30 दिन तक सरवाइव करता है फर्स्ट सीटिंग के। और प्रोवाइडेड के राज्यसभा ने तब अप्रूव कर दिया है कि तब तक मीन टाइम वो कंटिन्यू रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अप्रूवल का। इसको कैसे हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट जो है वो हटा सकता है प्रोक्लेमेशन एनी टाइम, एक डिक्लेरेशन करेगा, सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन, जिसके के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अगर लोकसभा रेजोल्यूशन पास कर दे, वो डिसअप्रूव कर दे, जो कंटिन्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली है ना, ये सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो भी जो है रिवोक हो जाती है। तो ये 2 चीज़ें याद रखना। अब कौन सी चेंजेस लाए गए आफ्टर जो इंटरनल इमरजेंसी जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 ने, कौन से? रिटन अप्रूवल के इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है जब ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस दी जाए कैबिनेट के द्वारा प्रेसिडेंट को, तभी जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कैबिनेट अगर लिख के देगी प्रेसिडेंट को। फंडामेंटल राइट में क्या चेंजेस आए कि रिस्ट्रिक्शन होगी स्कोप ऑफ आर्टिकल 359 के राइट टू प्रोटेक्शन जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 20 और 21 हैं वो इन्फोर्सेबल रहेंगे इस दौरान भी।
समझे? इमरजेंसी जो है वो कैन बी प्रोक्लेम ऑन द बेसिस ऑफ एक रिटर्न एडवाइस दी जाएगी कैबिनेट के द्वारा प्रेसिडेंट को। दूसरी फंडामेंटल राइट जो हैं आर्टिकल 20 जो राइट टू इन रिस्पेक्ट जो इन प्रोटेक्शन जो है रिस्पेक्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, और आर्टिकल 21 लाइफ और लिबर्टी वो इन्फोर्स रहेंगे, बाकी चाहे सस्पेंड हो जाएंगे। टर्म ऑफ लोकसभा देखो बैक टू 5 ईयर्स फ्रॉम 6 ईयर्स बाई अमेंडिंग आर्टिकल 83 और 172, दोबारा से जो है 5 ईयर्स कर दिया जो पहले 6 ईयर था। ये कुछ जो है रिमूवल जो 44th जो मैं बता रहा हूँ अमेंडमेंट आया था 1978 में, उसने क्या क्या चेंजेस लाए इमरजेंसी में। रिमूवल ऑफ आर्टिकल 275 इस आर्टिकल को हटा दिया। ये इट गेव ये पावर देता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो डिप्लॉय कर सकती है कोई भी फोर्स यूनियन की या कोई अदर फोर्सेस जो है डील करने के लिए किसी तरह की सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट में, इसको हटा दिया। जुडिशियल रिव्यू, कोई भी डाउट या कोई झगड़ा इस आउट ऑफ द कनेक्शन जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है वो इंक्वायरी और डिसाइड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देगी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो है इलेक्शन की डिस्प्यूट की। ओके, तो ये था इमरजेंसी से रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्यों न्यूज में था? सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी एक पिटीशन जो है रिट पिटीशन जो चैलेंज कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है आर्टिकल जो 10th शेड्यूल की, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है। क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? देखो एडीएल जो है ना वो प्रोवाइड करता है कि किसी भी एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जो इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे जीतने के बाद वॉलंटरी उस पार्टी की मेंबरशिप दे देता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। कि आप जीते हो कांग्रेस की टिकट पे, आप जो है इलेक्शन जीतने के बाद वो छोड़ के कांग्रेस जो है बीजेपी ज्वाइन कर लो। ये इंक्लूड किया गया है 10th शेड्यूल में वाया जो है 52 जो है अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का। कोई भी क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग के डिस्क्वालिफिकेशन जो है डिफेक्शन के जरिए जो है वो डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा में जो है स्पीकर के द्वारा, राज्यसभा में जो है चेयरमैन के द्वारा। ठीक है, कब डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है? अगर एक मेंबर वॉलेंटरली ठीक है अपनी पार्टी की मेंबरशिप दे दे कि मैं इस पार्टी में नहीं, या फिर वोट करे या वोट करने से मना कर दे हो हाउस में, जो डायरेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने कहा कि इस बिल के खिलाफ वोट करना है वो ना करे या उसके हित में वोट कर दे, तो भी सच एक्ट हैज़ बीन कंडेम्ड बाय पार्टी विद इन 15 डेज। एक ये रीज़न है। एक इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा इलेक्शन के बाद। एन इंडिपेंडेंट मेंबर बिकमिंग डिस्क्वालीफाइड इफ she or she join किसी भी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच एन इलेक्शन। एक नॉमिनेटेड मेंबर भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स ए सीट। तो अगर कोई नॉमिनेट होके आया और 6 महीने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है एक्सपायर होने के बाद ज्वाइन करे तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। एक्सेप्शन इस लॉ में क्या लॉ अलो करता है पॉलिटिकल पार्टी को कि वो मर्ज हो सकती है विद और अनदर पॉलिटिकल पार्टी जो 2/3 ऑफ इट जो लेजिस्लेचर अगर उसके फेवर में हो। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। अगर इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द लोकसभा या चेयरमैन राज्यसभा का, फिर वो रिजाइन कर सकता है अपनी पार्टी को और वापस ज्वाइन कर सकता है जब वो उस पोस्ट से हट जाएगा। प्रेजेंटली जो है कोई भी लॉ जो है वो अलाउ नहीं करता, डज नॉट अलाउ कोई टाइम लिमिट जिसके बीच में स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को डिसाइड करना पड़ेगा एंटी डिफेक्शन केस। जुडिशरी इसके बारे में क्या कहती है? देखो जुडिशरी जो है वो किनो होती है जो होलोहन वर्सेस जो जच हिलू 1992 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि स्पीकर का डिसीजन जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर वो सब्जेक्टेड है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इसका डिसीजन का। जो है ना केशम जो मेगा चंद्र सिंह 2020 का सुप्रीम कोर्ट ये भी रूल करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है पटिशन अंडर 10th शेड्यूल जो है शुड नॉर्मली भी डिसाइडेड, एक टाइम पीरियड जो है 3 मंथ के अंदर डिसाइड की जाएगी फाइल करने के बाद।
तो ये था एंटी डिफेक्शन के बारे में, ठीक है। फिर आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। रिसेंटली न्यूज़ में था कि एक्सपर्ट जो इंडिया में उन्होंने कहा कि जो कंसीडर किया हैव कॉल्ड के जो कंसीडर के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में उसकी इंस्टेड जो यूज़ होता है हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है इलेक्टोरल सिस्टम, उसकी जगह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है डिफरेंस, क्या है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल सिस्टम। यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है जिसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ज्योग्राफिकल यूनिट कंट्री को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे ज्योग्राफिकल यूनिट में जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज या डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जैसे मैंने ऊपर लोकसभा के केस में आपको समझाया। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब लार्ज एरियाज जो हैं, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया जो हैं वो डिमार्केट किए जाते हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंटायर कंट्री में भी ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पूरा मुल्क भी जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल यूनिट इस तरीके से छोटे छोटे में और ये बड़े बड़े में भी होता है, ये छोटे छोटे में ये बड़े बड़े में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट किया जा सकता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वोटिंग प्रोसेस क्या होता है, वोटर्स जो है वोट करता है कैंडिडेट को, नहीं वोटर वोट्स फॉर पार्टी। यहाँ पे बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी किसी को भी वोट कर रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कैंडिडेट को वोट किया जा रहा है इर्रेस्पेक्टिव वो किसी भी पार्टी से। सीट की डिस्ट्रीब्यूशन, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, ए पार्टी मे गेट मोर सीट देन वोट्स इन लेजिस्लेचर, ठीक है। वहां शायद इनको 20% ही वोट मिले लेकिन शायद वो 30% सीटें मिल जाए। विनिंग पार्टी, विनिंग कैंडिडेट मे नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी वोट। 50% देखो ना, मैंने आपको बताया था ना 35% वोट भी अगर मिल जाए ना और बाकी लोगों को बट के 20 10 15% मिले हैं तो भी जो है ये 35% वाला जीत जाएगा, चाहे इधर 65% वोट हो। हर पार्टी गेट सीट्स इन प्रोपोर्शनल टू, जितने परसेंटेज उनको वोट्स के मिले हैं पूरी कंट्री से या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसके हिसाब से उन पार्टीज को जो है सीटें मिलेंगी असेंबली में या फिर लोकसभा में। एग्जाम्पल जैसे यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया जो बड़ी मुल्क हैं, जो लार्ज कंट्रीज हैं, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो इंडिया की है, वहाँ पे जो है हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं। इजराइल और नैदरलैंड में जो है ये जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है। बेनिफिट क्या है, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है, कॉमन वोटर के लिए फॉर्मेशन, एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाती है, इनकरेज करता है वोटर को डिफरेंट सोशल ग्रुप जो है इकट्ठे आकर जो है किसी इलेक्शन में एक लोकल लोगों को जिताएं। ये इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन, सारी पॉलिटिकल पार्टी को उनके वोट के हिसाब से जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। फेयर ट्रीटमेंट होता है, माइनॉरिटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सबको बराबरी फेयर ट्रीटमेंट होता है, जैसे वोट की परसेंटेज मिलेगी उतनी रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगी। कुछ वोट्स जो हैं वो वेस्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो प्रेफरेंस करते हैं वो पीपल के लोगों की जो ख्वाहिशें वो पूरी होती है। कंसर्न्स क्या है, ओवर एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज कंपेयर टू वोट शेयर। चाहे इस पॉलिटिकल पार्टी को 30% ही वोट शेयर मिले लेकिन सीटें इन्होंने 40-45% जीत ली है, तो क्या है वोट शेयर कम है और लोग ज़्यादा है। डज नॉट इंश्योर, एक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल माइनॉरिटी ग्रुप्स का नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो है फ्रेगमेंटेड जो है लेजिस्लेचर होती है, मल्टीपल छोटी छोटी पार्टियाँ आ सकती हैं, यहाँ से कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं और एक स्टेबल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनने के चांसेस कम होते हैं। टाइप क्या आता है, टाइप ऑफ जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, एक लिस्ट सिस्टम है, एक मिक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये वोटर जो है रैंक करते हैं कैंडिडेट को कि किस ऑर्डर में, कि पहली मेरी ये प्रेफरेंस है, ये जीतना चाहिए, दूसरा जो है ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इस तरीके से प्रेफरेंसेबल, ठीक है। ये अडॉप्ट किया गया हमारे यहाँ राज्यसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हम लोग जो है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज़ करते हैं। लिस्ट सिस्टम में वोटर जो है वोट करता पार्टी को, कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट को नहीं, और ये पार्टीज जो हैं फिर सीट लेती हैं जितने वोट इनको मिले। मिक्स्ड में ये क्या है, मेंटेन ये बिटवीन जो स्टेबिलिटी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे जर्मनी और ईरान में यूज़ होता है, बैलेंस है दोनों का। वन कैंडिडेट जो इलेक्ट होता है थ्रू जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के, हर एक जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर ऑल्सो वहाँ एडिशनल सीट भी होती हैं जो फिल की जाती हैं वेरियस पार्टी के थ्रू
परसेंटेज ऑफ वोट, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यहाँ से एक बंदा जिसने मेजोरिटी वोट लिए हैं वो जीता है। बाकी वोटर्स की जो है ना, यहाँ से और भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं बेस्ड ऑन के कितने वोट उस पार्टी को मिले। देखो यहाँ पे एक बीजेपी का कैंडिडेट था, उसने 35% वोट लिए, ठीक है, इस एरिया से। बचे जो 65% वोट हैं उसमें से देखो 30% किसी ने लिए, दूसरे ने 30% लिए और 5% एक ने लिए। तो इन लोगों को भी जो है बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनली कितने वोट मिले इनको भी सीटें दी जाती हैं, पार्टीज को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। इस तरीके का ये मिक्स्ड सिस्टम है, ठीक है। ये ऐसे जो है वो किया जाता है डील, समझे। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोग जो है इस तरीके से जो है हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स को। आप इस तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स को जो है डेली कवर करेंगे। डेली मैं सोच रहा हूँ डेली आज से लेकर फ्रॉम टुडे आज क्या है 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल से नेक्स्ट जो है 10 मई तक, ठीक है, डेली हम लोग 1 आवर की क्लास जो है लेंगे और 1 आवर से एक्सीड भी कर सकते हैं। तो ये कितने हो गए 14, 24, 25 दिन हो गए। तो हम लोग अराउंड जो है 30 से 40 आवर्स की क्लासेस जो लेंगे और उसमें पूरा करंट अफेयर्स जो है कंप्लीट किया जाएगा। ओके, इस तरीके से डिस्कशन हो। अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। हम वैसे 1 मई से जो है वो PYQ की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं और सी सेट जो है 1 मई से सी सेट भी स्टार्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से डिस्कशन होगा। ध्यान रखें, अभी हम लोगों ने सिर्फ अभी तो हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ में हम लोग जो है वेरियस अदर टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो रेगुलरली रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू, गुड बाय।